हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उससे क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंग, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस वीडियो में ले लिए गए हैं। पॉलिटिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस अधिनियम को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 और 1858 का अधिनियम। तो देखिए, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम है वो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम को प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन 1935 में, और 1909 वाला जो अधिनियम है इसमें क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे कहते हैं 1909 के अधिनियम को। तो ये आपको तीनों ही याद रखने हैं। 1935 का प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, 1919 का मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, और 1909 के जो अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी? तो देखिए, ये घोषणा पत्र की दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा जिसने दी थी वे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो 1935 का अधिनियम है इसे एक दास्ता का घोषणा पत्र की संज्ञा कहकर घोषणा पत्र कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे परंतु अभी 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला है, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? तो स्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। अगला प्रश्न है, एक स्वप्न दृष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले भारत के राष्ट्रपति किसे माना जाता है? तो एक स्वप्न दृष्टा के रूप में ख्याति प्राप्त करने वाले जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम सुनिए जिन्हें भारत रत्न चुनिए लिखा हुआ है, चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले ही नवाजा जा चुका था। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार नवाजा जा चुका है? तो वे कौन थे? वे थे डॉक्टर राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोनों को ही राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो देखिए, ये अधिनियम लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? तो जन कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कौन से संविधान के अवधारणा में अवस्थित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो अब जब राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर वो त्याग पत्र देते थे तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए उस पद पर आसीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में बताना है, स्टेटमेंट कौन सा सही है? लोकसभा द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उनका चुनाव होता है, तो ये भी गलत है।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया वह क्या था? तो 1919 का जो अधिनियम था वो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है इस अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मूल अधिकार को कहा है? तो इन्होंने जो धार्मिक संविधान के उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण जो दिया गया था वो 1992 का 73वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1992 में कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत महिलाओं को संविधान में महिलाओं को आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा मतलब हटा दिया गया है? ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। तो 44वां जो संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में जो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष हुआ था? तो ये 1978 में ये हुआ था संविधान संशोधन 42वां 44। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें शिक्षा को शामिल किया गया है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भेज सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। संसद की शक्ति द्वारा संविधान एवं प्रक्रिया को संशोधित करने संबंधी अनुच्छेद है। तो संसद की शक्ति या संविधान की प्रक्रिया को संशोधित करने की जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों बैठकों की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है कि संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जिस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किए गए थे वे था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू हुई थी? तो देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है और उनके साथ में एक और राज्य में हुई, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दोनों में पंचायती राज व्यवस्था साथ में लागू होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है? तो उत्प्रेषण, प्रमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सर्वाधिक संबंधित है। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सदन की मतलब वहाँ की अध्यक्षता करता है परंतु वह स्वयं उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष होता है परंतु वो खुद उसका सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो संविधान का भाग 3 है उसमें शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। किसका पदभार सौंपा गया था? तो भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को जो पदभार सौंपा था वो था संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन उसमें बताया था कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन सा, 1919 के अधिनियम को भारत शासन अधिनियम 1919 मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के वित्तीय आपातकालीन घोषित कर सकता है। तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति कब घोषित कर सकता है? वो कर सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता, शासक व केंद्र बिंदु होता है। तो भारत की राजनीति में सबसे बड़ा सर्वोच्च नेता और शासक की केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की संकटकालीन, तो शक्तियों का विभाजन इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री जिसके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, तो वे कौन सा कर्तव्य किसने किए थे? तो ये किए गए थे इंदिरा गांधी जी द्वारा, जो कि नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व उल्लिखित हैं। तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में शामिल है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक या कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये कट करना है, कार्यकाल कितना होता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है या तो वो 6 वर्ष पूरी कर ले, या फिर अगर 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले होता है ना, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो देखिए, 6 वर्ष और 62 वर्ष दिए गए इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3, दोनों में से जो भी पहले होता है तो कार्यकाल समाप्त हो माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं प्राप्त होता है? तो कौन सा अधिकार? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड या क्षमा नहीं, ये राज्यपाल को नहीं राष्ट्रपति को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक। मतलब राजस्थान में विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसके 15% तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? मतलब वो राजस्थान का निवासी नहीं है पर फिर भी वो मंत्री के पद पर रह सकता है। तो वो 6 महीने तक रह सकता है मंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, इसमें नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? तो ईसाइयों के लिए जो पृथक निर्वाचन अधिनियम 1919 के अधिनियम में ईसाइयों और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया है।
1935 में किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के लिए और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया है 1935 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए, कौन नियुक्त हुए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी घटनाओं में सबसे पहली घटना कौन सी घटी थी? तो सबसे पहले घटना जो घटी थी, देखिए कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन या गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन का आगमन। तो देखिए सबसे पहले घटना हुई थी वो कौन सी घटी थी? वो क्रिप्स मिशन की घटना सबसे पहले होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वायत्त शासन सरकार के संविधान में कितने विषय हैं? तो स्थानीय स्वायत्त शासन के जो ये किसका विषय है? तो ये संघीय सूची का विषय है। स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। अगला है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन उदाहरण है। तो देखिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में कौन सी 2 अनुसूचियां जोड़ी गई थी? तो देखिए 73वां और संविधान संशोधन जो होता है 74वां संविधान संशोधन, उसमें अनुसूची जो 11 और 12 11th और 12th जो अनुसूची थी उनको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है रिपन प्रस्ताव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों में महिलाओं का आरक्षण कितना % है? तो महिलाओं का आरक्षण है वो 50%, अब बढ़कर ये 55% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा किसने की थी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा करने वाले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अनुशंसा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो अशोक मेहता समिति स्थापित हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समिति की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का उदाहरण है सकेंद्रण विकेंद्रण का, प्रयोजन का, विकेंद्रीकरण का, हस्तांतरण का। तो विकेंद्रीकरण पंचायती राज का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज को लागू करने वाला कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? तो पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ हुआ था राजस्थान में? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पंचायती राज संस्थानों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का महत्व क्यों है? तो भारत में पंचायती राज का महत्व किस कारण है? इससे प्रजातांत्रिक परंपराओं की स्थापना हुई है, यह देश के भावी नेतृत्व को तैयार करता है, बिल्कुल ही देश में सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये चारों सही है, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश हुई। इस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी सन 1957 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए किस व्यवस्था का सुझाव दिया गया था? तो ये व्यवस्था कितने स्तर की थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था का इसमें सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज में मंडल पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी। पंचायती राज में मंडल पंचायतों की स्थापना की सिफारिश अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जन सहभागिता सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, ये अनुच्छेद संबंध रखता है। तो राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों की तैयार व चुनाव करवाने का कार्य करता है।
तो ये कौन करता है? तो ये करता है राज्य चुनाव जो आयोग है उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, पंचायत समिति का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा कितनी कार्यात्मक मदें पंचायतों के क्षेत्राधिकार में रखी गई? तो देखिए, ये कितनी रखी गई थी, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितनी रखी गई। देखते हैं आप कितना अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू होता है? ये होता है 23 दिसंबर 1992 को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी भी पंचायत में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए किसे अधिकृत किया गया? तो किसे किया गया? संसद को अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का उद्देश्य है महिला सशक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी समस्या पंचायती राज से है? तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या है वो पंचायती राज से कौन सी है? राजनीतिक हस्तक्षेप है, वित्त का अभाव है, अधिकारियों का अभाव। तो ये तीनों ही समस्याएं पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संगठन का सर्वोच्च स्तर है। तो पंचायती राज का संगठन का सबसे बड़ा स्तर जो कौन सा होता है? ग्राम सभा सबसे छोटा होता है, जिला परिषद सबसे बड़ा स्तर होता है पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो ग्रामीण स्थानीय निकायों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो वो 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय निकायों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संगठन में निम्न स्तर पर स्तर है, निम्नतर स्तर कौन सा है? तो ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का जो संबंध है वो संविधान के 243वें या 243 अनुच्छेद से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या होता है? मतलब कितनी गणपूर्ति होगी तब ग्राम सभा की बैठक होगी? तो इसका कोरम होगा कुल सदस्य संख्या का 1/3 इसका कोरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय निकाय को भंग किया जाता है तो उसे नया चुनाव कब कराए जाएंगे? तो कितने समय में नए चुनाव होने चाहिए? तो मैक्सिमम 6 महीने में नए चुनाव होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो राजस्थान में कुल जो पंचायत समिति है 237 पंचायत समितियां हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का बजट तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पंचायत समिति का जो बजट तैयार करते हैं वो विकास अधिकारी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत एक कार्यकारी समिति है। ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति किसकी? ग्राम सभा ग्राम पंचायत की एक कार्यकारी समिति है। अगला क्वेश्चन है, 1994 में नया पंचायती राज अधिनियम परिवर्तित करते समय राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वापस ले लिया था? तो ये कौन सा अधिनियम था? ये था राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953। हाँ, ये लिया था। सेकंड है राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम 1959। हाँ, इसमें आगे आप ऐड कर लीजिएगा। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कौन सा? 1959। ये दोनों को ही इसके तहत वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। 1959 पंचायती राज समिति व जिला परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन बिल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बिल जो संबंधित है वो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 1 लाख तक की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कितने सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं? तो 1 लाख तक की जनसंख्या में पंचायत समिति में जो सदस्य चुने जाते हैं वो 15 सदस्य होते हैं। राइट आंसर होगा 1।
अगला प्रश्न है, ग्राम सभा सहित पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992-93 में ग्राम पंचायत और पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कहलाता है? तो पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव किया जाता है? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है, जिला परिषद का संगठन होता है? तो जिला परिषद का संगठन किसके द्वारा? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जिला परिषद का संगठन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत का गठन कर सके? तो कौन से अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है, अधिकार प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 13 के अनुसार क्या कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि ग्राम पंचायत का वह गठन कर सके। देखिए, ये पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में, बिल्कुल गतिविधियों को नियोजित करने में, सही विकास प्रक्रिया में, तीनों में ही ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में किसी पहल पर सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो ये कहाँ किसके द्वारा किसकी पहल पर आरंभ हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर यह है आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत उम्मीदवारों या सदस्यों हेतु कौन सा विशिष्ट प्रावधान किया हुआ है? तो कौन सा प्रावधान? 2 से अधिक सामंतों का माता या पिता है, मतलब 1-2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का अधिकार माना जाता है? तो ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला किसे मानते हैं? ग्राम सभा को। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में कितने निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं होंगे? तो ये होंगे टोटल कितने? 19 अधिकतम हो सकते हैं। अगला है, जिला परिषद में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं, मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सके? तो वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऊपर कर लेते हैं, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कुष्ठ रोगी नहीं हो और 2 से अधिक उन्हें संतान ना हो। तो ये सारे ही प्रावधान लागू होते हैं अगर वो जिला परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में आय के स्रोत हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं में आय के स्रोत कर व शुल्क होता है, बिल्कुल सरकारी अनुदान भी प्राप्त होता है और जनता से प्राप्त राशि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए किस संविधान से कौन सा लिया गया है, तो ये काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? मतलब जब संविधान बना उसमें मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां उसमें शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता। अगला है, 9वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
दल बदल नहीं है, ऐसे विषय जिनमें न्यायिक पुनर्विचार संभव नहीं है, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुसूची 11 में सम्मिलित है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11। अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 12 का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से है अनुसूची 12। अगला क्वेश्चन है नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में शामिल है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार कौन से भाग के अंतर्गत? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला है मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना, मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान को किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 32 में वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो कौन से संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। अगला है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। और कर्तव्यों के लिए अनुच्छेद कौन से? तो अनुच्छेद 51 के तहत ये आते हैं मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई? नीति निर्देशक तत्वों की। अगला क्वेश्चन, बालकों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जिसे प्राप्त कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 45 के तहत ये प्रावधान है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली थे, ऑप्शन नंबर फैजल अली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया? संशोधन 44 यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, 100 विषय। अगला है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो 52 विषय टोटल अभी तक हैं। शिक्षा की सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर 2। डाक की सूची का विषय है, तो डाक जो है वो संघ सूची का विषय है, 1 नंबर। अगला है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख जिस भाग में है वो भाग 1 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम राज्य कौन सा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई आधार पर राज्य, प्रथम राज्य जो मतलब डिवाइड हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द अखंडता कब जोड़े गए थे? तो ये तीनों शब्द जो जोड़े गए थे वो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान के संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद के तहत स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन होगा? मतलब कौन सा अनुच्छेद है? तो 40 कै यानी 40 कै में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा है? 40 कै। अगला है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, क्या ये सही है? जी नहीं, नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय यानी परिवर्तित नहीं किए जा सकते। अगला है निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य में संविधान का आदर करना शामिल है, राष्ट्र ध्वज का आदर करना भी शामिल है, अखंडता बनाए रखना भी शामिल है, परंतु हिंदुत्व को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं, ये तो अपोजिट हो जाएगा। अगला है संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पद पर कौन होता है? तो संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पद पर राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च। अगला क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 के तहत ये होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के तहत होता है। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का वेतन रुपए मासिक कितने उसे मासिक रुपए प्राप्त होते हैं? तो 1.5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मासिक प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसे होगा। अगला है, राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है किस प्रकार से? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, परंतु अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो विशेष राज्य का जो दर्जा है वो 370 के तहत प्राप्त था, परंतु ये अभी हट गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल लागू करने से संबंधित अनुच्छेद है। तो वित्तीय आपातकाल लागू करने से संबंधित अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लागू है, 356 राष्ट्रपति शासन लागू है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होगा वो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में कितने सदस्य? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्ण, डॉक्टर राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर थे। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संपूर्ण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो वो प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये पीछे भी हमने देखा, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, उच्च सदन होगा। उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन कौन सा होगा? लोकसभा निम्न सदन होगा, उच्च सदन राज्यसभा। श्री भैरव सिंह जी शेखावत किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? कौन से नंबर के? तो 11वें नंबर के थे ये उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत। किस मंत्री ने मत देने का अधिकार होता है? किसी मंत्री को मत देने का अधिकार होता है, केवल जिसका वह सदस्य है वही वो मत दे सकता है। अगला है, राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होगी 250 इसकी अधिकतम संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की। अगला है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो लोकसभा का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर 2। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, राज्यसभा की 250 और लोकसभा की 552।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का, राज्यसभा का 6 वर्ष का। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं, मतलब वो रिटायर हो जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा बनने का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष का वह व्यक्ति होना चाहिए। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर 2। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किन सदस्यों में से होता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव होता है उसमें राज्यसभा सदस्यों में से ही राष्ट्रपति उपसभापति का चुनाव होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र, 6 महीने के अंतराल में 2 सत्र होना अनिवार्य है। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका निर्णय करेगा। तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा, ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 26 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। अगला है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कम से कम 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष की आयु वो सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 65 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति की आयु होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी? तो 65 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति की आयु है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम कितना होगा? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है अधिकतम 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 62 वर्ष होती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की 65 वर्ष, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और केंद्र की किसमें निहित होगी? तो ये आपको बताना है किसमें निहित होगी। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, भारत में इस समय उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल 23 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में है, परंतु बिहार में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल होगा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था वो पंजाब राज्य में लागू
हुआ था। अगला, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है? तो कितनी भी बार लड़ सकता है, अनिश्चित होता है, कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए वह लड़ सकता है। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों के लिए किस आयोग का गठन हुआ है? तो केंद्र राज्य संबंधों के लिए सहकार्य आयोग का गठन हुआ है। तो देखिए, ये हमारे पॉलिटिकल के क्वेश्चन समाप्त हुए। 192 हमने ले लिए हैं। एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें मोस्ट जितने भी होंगे सब ले लेंगे। तो आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी एग्जाम की तैयारी ऐसे ही आप करते रहिएगा। इन जो वीडियोस को बार बार रिवाइज कीजिए। हिस्ट्री के, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, भारत का भूगोल और मॉडल टेस्ट पेपर, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप उन सबको देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर, उसमें आपको 40% से भी ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।